So let's begin today. Today is our super success batch which you have enrolled for. For the very first time CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए इतना डिटेल में कोई बैच कभी भी बना नहीं है और इस बार ही एसजीसी ने इतना घमासान इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए कि एक सुपर सक्सेस बैच बनाए। व्हाट इज दिस सुपर सक्सेस बैच, इसको पहले समझते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूं आपका सतीश सर। सो 18 ईयर्स हो गए हमें कॉस्टिंग की क्लास चलाते चलाते, और कॉस्टिंग ही नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिकली हम लोग, आप समझ लीजिए कि सीएमए स्टूडेंट्स का करियर बना रहे हैं, और करियर बनाने के चक्कर में हमारे इंस्टीट्यूट में अब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं। मैं खुद कॉस्ट, एमए, एफएमडीए, ओएमएसएम इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ टीम वर्क कर रहे हैं राहिल सर, राहिल सिंगल सर, अनिरुद्ध सिंघानिया सर, सतीश सुरेखा सर। और ये टीम वर्क में हम लोग आपको ये सुपर सक्सेस बैच पढ़ाने वाले हैं, और सिर्फ पढ़ाने वाले ही नहीं है, आपको सीएमए इंटर में पास कराने वाले हैं। क्या कराना है? सीएमए इंटर में आपको पास कराना है। तो होता क्या है, स्टूडेंट्स जब क्लास लेते हैं तो सिर्फ क्लास लेके रख लेते हैं, वो खत्म नहीं करते। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि उनको कैसे हम लोग क्लास खत्म भी करवाएं। वरना क्या होता है, वो क्लास लेते हैं, खत्म नहीं करते, फिर एक्सटेंशन करवाते हैं, फिर खत्म नहीं होता, फिर एक्सटेंशन करवाते हैं, फिर खत्म नहीं होता, फिर एक्सटेंशन करवाते हैं, और तब तक एग्जाम आ जाता है, और फिर समझ नहीं पाते कि अब क्लास करे कि बाकी काम करे। तो आपको ये समझ लेना है कि सुपर सक्सेस बैच जो बनाया है वो ऐसे बनाया है कि हम लोग आपका क्लास खत्म करवाएंगे। खत्म कैसे होगा? यहाँ पर हर 2 वीक बाद एक नया बैच अनाउंस हो जाता है। नया बैच अनाउंस होता है मतलब क्या है सर? जैसे आज 1 ऑफ द मंथ है, तो आज एक बैच अनाउंस हुआ जिसमें आप लोग आ गए, ठीक है। अब आपको मेरे स्पीड के साथ, यानी कि क्लास के स्पीड के साथ चलना पड़ेगा। यानी कि आज अगर एक क्लास हुआ तो आपको भी एक क्लास करना है, कल दूसरा क्लास हुआ तो कल दूसरा क्लास करना है। लाइक दैट यू विल फिनिश विथ मी एवरी क्लास ऑन द सेम डे, ठीक है। और हर वीक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोड़ा हुआ है उसमें एक पोल आएगा कि आपको क्या क्या क्लास आपका खत्म हो जाना चाहिए, उसमें पोल कर देना है। पोल में वोट कर देना है बेसिकली। अगर आप वोट कर दोगे तो क्या होगा, हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपका खत्म हो गया। अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो हम आपको फोन करेंगे कि क्या बात हो गया, आप क्लास नहीं कर रहे हो। और अगर झूठ मूठ में वोट कर दोगे तो भी फोन करेंगे, क्या हुआ, आप झूठ झूठ में वोट कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका और हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा, और एट द सेम टाइम आपका क्लास इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स बाद में एनरोल करेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला हर 2 वीक बाद हम लोग एक बैच ओपन करेंगे, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो सकता है 7 डेज बाद एनरोल करेंगे, तो उनके लिए टारगेट है कि वो पिछला 7 डे का कवर करके हम लोग को जल्दी जल्दी कैचअप करेंगे, या फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट बैच में आ जाएंगे। तो जब नेक्स्ट बैच में आएंगे तो हम वहां से उनका ट्रैकिंग चालू करेंगे कि आपको पहला वीक में इतना क्लास कर लेना है, और वो सब हो गया कि नहीं, आप ट्रैक पोल में वोट करके देखिए। कुछ समझ आ रहा है? जैसे फर्स्ट से जो आज क्लास चालू हो गया, तो आपको हर वीकेंड में एक पोल आएगा, उसमें बताया जाएगा ये क्लास हम लोगों का हो चुका है, तो आप भी वोट करो कि आपका हो गया कि नहीं। नहीं हुआ है तो हम आपको कोशिश करेंगे मोटिवेट करने के लिए कि आपका क्लास हुआ कि नहीं, कैसे खत्म हो जाए। जो लेट से ज्वाइन करेंगे उनको पुराना बैकअप करके वो पोल में कैचअप करना है, और जो 15 डेज के बाद आ रहे हैं वो नेक्स्ट बैच में आके उसी पोलिंग से स्टार्ट करेंगे, और उनका पोलिंग डे 1 से चालू होगा। बस जो 15 डेज के बाद आएंगे उनको फिर लाइव क्लास नहीं मिलेगा, उनको पीछे का अपना मेकअप करके फिर आगे आगे बढ़ते रहना है। तो दिस इज हाउ द बैच विल प्रोसीड इन लाइव ट्रैकिंग मोड। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग ट्रैकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग, और ऐसा कहीं पे भी आपको कभी दिखेगा नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वी आर कॉलिंग इट एज सुपर सक्सेस। सेकेंडली, ये जो सुपर सक्सेस बैच बनाया वो इस सोच से बनाया है कि आपको क्लासेस में आने के बाद या ये बैच लेने के बाद और कोई भी जगह इधर उधर का नोट्स या इधर उधर का वीडियो या इधर उधर का यूट्यूब चैनल पे दिमाग नहीं लगाना है।
आपको सिर्फ इस क्लास का रिदम में ही चलते रहना है। आप जितना दिमाग लगाओगे उतना भटक जाओगे। आप जितना इसी क्लास में स्थिर होकर चलोगे, तो हम आपका क्लास खत्म करवाने के बाद जो भी आपको चाहिए टिल द डेट ऑफ एग्जाम, वो सब आपके ऐप में ही लाइन बाय लाइन डालते जाएंगे। और अगर कुछ भी आपको जरूरत पड़ा तो आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको 50 ग्रुप में होने का कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? आपको 50 यूट्यूब चैनल फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह चलना है और बाकी जो टाइम बचे उससे लाइफ एंजॉय करना है। बाकी जो टाइम बचे उससे दूसरा सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तीसरा, आपको यहाँ पर 4 तरह की किताबें दी जाएंगी। किताबें सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेंगी आपको और हार्ड कॉपी में भी मिलेंगी। हार्ड कॉपी कुरियर होके आएगा, सॉफ्ट कॉपी आपको इनिशियली कुछ पेजेस अभी ग्रुप में दे देंगे। आज जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इनिशियली आपको ग्रुप में दे देंगे। धीरे धीरे जब कुरियर आ जाएगा आपके पास, आप उससे अपना रेफरेंस करके पढ़ाई कर सकते हैं। 4 किताब कौन कौन सी मिलेंगी? एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी बुक, जिसमें आपको आईसीएमआई का आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अदर देन इंस्टीट्यूट मटेरियल, वो सब उस दिव्य जड़ी बूटी में कवर्ड है। जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आईसीएमआई मैट का जितना भी क्वेश्चन है वो सब कवर्ड है, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन जो कभी आने का संभावना नहीं होता है या बहुत ही अजीबो गरीब है वो हमने एलिमिनेट किया होगा, बट अदरवाइज 99% सारे कवर्ड ही हैं क्वेश्चन बैंक में। दिव्य जड़ी बूटी बुक में आईसीएमआई के अदर देन आईसीएमआई मैट के जितने भी क्वेश्चन है सब कवर्ड है। थर्ड नंबर बुक मिलेगा आपको एमसीक्यू बुक, जिसमें आज तक आईसीएमआई से जितना भी एमसीक्यू बना है वो सब कवर्ड है। फोर्थ नंबर बुक मिलेगा लास्ट डे रिवीजन बुक, जिसमें आपको पूरा सिलेबस का एक समरी मिलेगा जो आपको डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। बट उसका रिवीजन भी आपको लगातार हमारे साथ करते रहना, जिससे कि उसमें ग्रिप आ जाए। कैसे करना है, क्या करना है, सब सिखाएंगे। हर चैप्टर के बाद पूरा चैप्टर का एक सिंगल रिवीजन वीडियो मिलेगा, जिससे कि बाद में कभी वो चैप्टर को पढ़ना हो तो आपको पूरा वापस से सारा क्लास ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए। तो सर सिर्फ वही वाला वीडियो कर ले तो काम हो जाएगा? नहीं, वो उनको ही समझ में आएगा जो उसके पहले का सारा क्लासेस किए हुए हैं, तो उनको रिवीजन वीडियो में कैप्चर हो जाएगा। तो सर इसके लिए यूट्यूब में जाना होगा? नहीं, आपको सिर्फ इसी ऐप में बने रहना है, लगातार डक 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 नीचे नीचे आते जाएगा, ठीक है? यही तो सुपर सक्सेस का कारण है। टुडेज सक्सेस विल कम ओनली इफ वी स्टार्ट फोकसिंग एंड रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शन। तो अगर हम लोग ये डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देंगे तो आपका सक्सेस नेचुरली वो हॉर्स ब्लाइंड फोकस से अपने आप आने लग जाएगा। जब घोड़ा दौड़ता है ना तो उसको वो ब्लाइंड पहना देते हैं कि इधर उधर नजर ना भागे उसका। तो वैसे ही हम लोग भी जो दौड़ में चल रहे हैं, हम लोग अभी नजर इधर उधर भागते ही हम रील देखने चले जाते हैं, हम लोग शॉर्ट्स देखने चले जाते हैं, वो सब नहीं हो। इसलिए आपको सिर्फ ऐप में ही रहना है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा हमारे साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बस छोड़ देंगे। जैसे नॉर्मल क्लास में क्या होता है, आपका क्लास खत्म, अब तुम अपने अपना समझो, फिर अब तुम यूट्यूब में भटकते रहो इधर उधर उधर उधर। तो वो भटकना आपका बंद करने के लिए आपको इस कोर्स को खत्म कराने के बाद भी हम आपके एग्जाम तक का तैयारी के लिए लगे हुए रहेंगे और आपको अपडेट भेजते रहेंगे। जैसे कि आप ये मत समझना कि बस क्लास खत्म हो गया तो हमारा रिश्ता खत्म। हम लोग उसके बाद आपके लिए और मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे। कैसे? आपको समझाएंगे एबीसी एनालिसिस कैसे करते हैं और आपका सब्जेक्ट का कैसे होगा। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट देंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जिसको हम सुपर 50 क्वेश्चंस बोलते हैं, विद सॉल्यूशन। फिर हम आपका मॉक टेस्ट लेंगे। आपके एक सब्जेक्ट में इस सुपर सक्सेस पैकेज में 4 टेस्ट इंक्लूडेड है, 3 पार्ट टेस्ट और 1 फुल टेस्ट। और ये सबको देना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 3 पार्ट टेस्ट और 1 फुल टेस्ट क्या है? 3 पार्ट टेस्ट इज 50-50 मार्क्स का टेस्ट, जिसका सिलेबस आपको जब मॉक टेस्ट चालू होने लगेगा उसके कुछ दिन पहले मिल जाएगा। और फुल टेस्ट क्या है कि पूरा 100 मार्क्स का टेस्ट है। और ये टेस्ट आपको ऐसे ही, जैसे आप अभी लाइव क्लास कर रहे हो मेरे साथ कैमरा ऑन करके, वैसे टेस्ट देना पड़ेगा कैमरा ऑन करके। उसकी कॉपी चेक होके मिलेगी, आपको फीडबैक मिलेगा। फिर जब सारा टेस्ट में खत्म हो जाएगा तो जो लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम होता है उसके लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन रिहर्सल बैच आएगा। जैसे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे करें, 2 दिन का टाइम मिलता है, 1.5 दिन का टाइम मिलता है, कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसका रिहर्सल आपके साथ कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे देखो 70-80% सिलेबस 1.5-2 दिन में भी पढ़ा जा सकता है, राइट? और इसके पीछे पूरा एंड टू एंड चलेगा एक डाउट सिस्टम। डाउट सिस्टम क्या है कि आप हमारे ऐप में आप देखोगे, धीरे धीरे सारा खोद खाद लेना, आप एक डाउट पूछने का एक बटन है, तो वहां से आप
चैप्टर नेम सिलेक्ट करके डाउट पूछ सकेंगे। उसके अलावा जो भी फैकल्टी टीम है हमारी, उनसे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। हम सब आपके लिए 100% अवेलेबल हैं, राइट। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन बनाया गया है, इसी का नाम है सुपर सक्सेस। इसके पहले आज तक पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो इस जर्नी में 18 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ऑल इंडिया को सबको देख ही रहा हूं। सब सिर्फ आपको क्लासेस दे देंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे। बाकी सब क्लासेस खत्म करने के बाद बोल दिया जाता है यूट्यूब पे आ जाएगा, और बच्चा फिर भटक जाता है। तो हम चाहते हैं आपको फोकस करा के एक ही जगह रखना जब तक कि आप पास नहीं हो जाते। समझ गए? तो दिस इज सुपर सक्सेस बैच। इसमें इस बार थोड़ा एक यूनिक चीज क्या किया हुआ है, वो ये है कि आप सब जो पढ़ेंगे वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फैकल्टी के ज्वाइंट एफर्ट से पढ़ेंगे। बट फिर भी हमने कुछ डिवोटेड फैकल्टीज एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं। जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राहिल सिंगल जो कि सीएमए हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं इंटर में और फाइनल में। 2 साल से आप ऑलमोस्ट हमारे यूट्यूब में उनके वीडियोस को देख रहे होंगे, और एक एक वीडियोस में आपने इतना प्यार दिया है उनको कि वी आर नाउ फुल्ली कन्विंस्ड कि ही वुड बी वन ऑफ द ग्रेट फैकल्टी फॉर दिस 2 सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अनिरुद्ध सिंघानिया सर, ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैं अभी खुद, और स्टडी मैनेजमेंट में सीए सतीश सुरेखा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ एक डेटा एनालिटिक्स का भी पार्ट है, उसमें भी सतीश सुरेखा सर ही आगे आएंगे। अब जो आगे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सभी कुछ कर रहे हैं, उनके पीछे बाकी 3 काम कर रहे हैं। समझ गए? तो जॉइंट एफर्ट है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इट्स नॉट कि वन पर्सन इज ओनली रनिंग द शो, इट्स द एंटायर 4 पीपल राइट नाउ रनिंग द एंटायर शो। कोई कुछ हेल्प कर रहा है आपको, कोई कुछ हेल्प कर रहा है आपको, वो फ्लेवर मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि एक जन अकेला कितना ही कर लेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं बेस्ट क्यों ना हूं, बट यही 3 जन और जब जुड़ जाते हैं तो माइंड हमारा भी एक्सपैंड होता है, और हम भी आपको चारों तरफ से सपोर्ट करवाते हैं। तो वो धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तब आपको फ्लेवर आएगा, फील आएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सीएमए इंटर का, जैसा कि आपको मालूम है, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट हैं। कोई ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट तो नहीं है ना, या है क्या, जो खाली ग्रुप 2 अभी दे रहा है? ऐसा कोई है? मतलब ग्रुप 1 अभी तक नहीं दिया है? एक जन है। तो देखिए, ये एक सच्चाई आपको पहले बता दें कि जब अपने ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले बहुत सारे लोग, तो वो सोच के आते हैं कि ग्रुप 2 का रिजल्ट परसेंटेज अच्छा है, इजी है, इसलिए पहले ग्रुप 2 कर लो। बट ग्रुप 2 का परसेंटेज अच्छा तब होता है जब आप ग्रुप 1 पास करके ग्रुप 2 देते हो। ऐसा तो नहीं ना ग्रुप 2 में 100% लोग पास हो जाते हैं। पास तो जैसे ग्रुप 1 में अगर 15% होते हैं तो ग्रुप 2 में 25% पास होते हैं। बट जो ग्रुप 1 करके ग्रुप 2 देते हैं उनका ग्रुप 2 में पकड़ अच्छा होता है। तो जिनका भी पहले ग्रुप 2 देने का बात हो रहा है, उनको वैसे घबराने का यहाँ पे हमारे साथ कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये मेंटली अपने आप को प्रोग्राम करना है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हो सकता है हम लोगों को लग रहा हो कि आपको आता ही होगा, और बट आपको क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप उसको नोट करके डाउट में पूछिएगा। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि सर मुझे ठीक से पढ़ा नहीं रहे, सर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। बट जब हम सिर्फ ग्रुप 2 की क्लासेस लेते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि इतना तो बच्चे को मालूम होगा। इन जस्ट दैट सिनेरियो आपको लगा कि ये चीज मुझे नहीं क्लिक किया, तो आपको पूछना है, आपको डाउट रेज करना है। अगर आप हमारी क्लास पूरी वीडियो में भी कर रहे हो तो भी आपको डाउट रेज करना है। आप जितना पूछोगे धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और वैसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से ही समझाएं, और आपको कहीं पर भी ये फील नहीं करना है कि कोई भी चैप्टर जो ग्रुप 2 में आया, या मान लीजिए वो ग्रुप 1 में भी था एग्जाम्पल के लिए, तो सर आपको वो नहीं पढ़ा रहे ग्रुप 1 वाला और सीधा ग्रुप 2 में लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग हमेशा ग्रुप 1 को पहले थोड़ा बिल्डअप करके फिर ग्रुप 2 का ही पढ़ाते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट, बट स्टिल सम अजम्पशन माइट कम नेचुरली इन आवर माइंड। उस चीज को नलीफाई करने का एक ही तरीका है कि आप क्वेरी पूछेंगे, राइट, बिना हेजिटेशन के पूछेंगे। अगर क्लास में हेजिटेशन आ रहा है, क्लास में नहीं पूछ पा रहे लाइव में, तो आफ्टर क्लास जरूर पूछेंगे, राइट। तो ये आपका फर्ज है जिससे कि वो क्लैरिटी आए। आप ऐसा अजम्पशन नहीं लेंगे कि सर उनको नहीं पढ़ाते जिनका पहली बार ग्रुप 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारा सजेशन, अगर हमसे कोई आके पहली बार पूछता है कि सर पहले ग्रुप 1 दे कि ग्रुप 2 दे, तो हम हमेशा उनको पहले ग्रुप 1 ही देने बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 1 के कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाने के बाद ग्रुप 2 करना ईजी हो जाता है, नेचुरली ईजी हो जाता है। अब ग्रुप 1 में थोड़ा लोड ज्यादा है, वो बात तो है,
तो नॉर्मली हम सजेस्ट ग्रुप 1 ही पहले करते हैं, बट एनीवे आपको 8 सब्जेक्ट का नाम अभी मालूम है। ग्रुप 1 में है लॉ, FA, DT, IDT एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और ग्रुप 2 में है OMSM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, FMDA और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये इसी ऑर्डर में आपके एग्जाम में पेपर नंबरिंग भी किए हुए हैं। पेपर नंबर जैसे लॉ का 5 है, 5, 6, 7, 8 आपका ग्रुप 1 का पार्ट है, और 9, 10, 11, 12 ग्रुप 2 का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपका किस ऑर्डर में होता है, मतलब पेपर नंबर के ऑर्डर में होता है। और एग्जाम जब होता है ना, तो वो कैसे होता है, एक दिन ग्रुप 1 का होता है, एक दिन ग्रुप 2 का होता है, एक दिन ग्रुप 1 का होता है, एक दिन ग्रुप 2 का होता है। समझ गए? तो यदि आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, जस्ट इन केस कोई ऐसा है यहाँ पे जो दोनों ग्रुप दे रहा है, कोई भी ऐसा है जो दोनों ग्रुप दे रहा है? नहीं। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ने का ऑर्डर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ग्रुप 1 का एग्जाम होगा फिर ग्रुप 2 का होगा। ठीक है, पता चला आपने फर्स्ट एग्जाम में गए ग्रुप 1 का पेपर देना है, सेकंड एग्जाम सोचे FA का होगा, बट पता चला तो OMSM का हो रहा है। तो ऑर्डर क्या है, पहले एक एग्जाम ग्रुप 1 का, फिर एक एग्जाम ग्रुप 2 का, फिर एक एग्जाम ग्रुप 1 का, फिर एक एग्जाम ग्रुप 2 का, राइट? तो ये सिस्टम चलता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि अगर आप फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं, यानी कि 10 घंटा कम से कम पढ़ सकते हैं, तो आप अपना इमीडिएट नेक्स्ट टर्म प्लान कर सकते हैं एक सिंगल ग्रुप। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं तो आप बोथ ग्रुप प्लान करने के लिए, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप करके उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप दिया जा सकता है। बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या है कि रैंक आने का संभावना, ऑल इंडिया लेवल में नाम छा जाएगा। सर मेरा तो स्कूल में कभी नाम नहीं आया, आप बोलते ऑल इंडिया लेवल में इसमें मेरा नाम आ जाएगा, आ सकता है। ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा है, जो आज तक क्लास 12 तक कभी स्कूल लेवल में परफॉर्म नहीं किया और यहाँ पे आके सीधा ऑल इंडिया लेवल में टॉप कर गया। तो आप भी ऐसा हो सकते हो, बट आपको थोड़ा टाइम गैप करना पड़ेगा। इमीडिएट ग्रुप में, इमीडिएट अटेम्प्ट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें एग्जाम देना है तो 8-10 घंटा का टाइम चाहिए। और अगर दोनों ग्रुप का देना है तो 2 अटेम्प्ट का टाइम चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो कोई कारण से और आप दिन में मान लेते हैं 3-4 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं सोच के उसके बाद वाला अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप देना है। तो दिस इज हाउ वी शुड प्लान आवर ग्रुप्स। और ये सालों से हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हैं, ये स्टूडेंट के लिए वर्क करता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना मन धरन प्लानिंग करते हैं, जैसे कि अभी जागा और 6 महीने बाद बोलते बहुत ग्रुप दे देंगे। तो वैसा कोई रॉकेट चलाने वाला साइंस हम लोगों के पास है नहीं। ठीक है, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई काला जादू नहीं करते हैं कि ओम ब्रूम 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 फट स्वाहा सिलेबस खत्म, ऐसा नहीं कर सकते। वो सिलेबस को समझना, एब्जॉर्ब करना, प्रैक्टिस करना, याद करना, ये सब में समय लगता है, तभी एक स्टूडेंट पास होता है। और वो सारा धीरे 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 होता है। अभी अगर आप एक ग्रुप भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इसमें पेन है। ठीक है, और ये पेन हमारे साथ आपका हल्का हो जाएगा, बट प्लानिंग विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिलीज द पेन। और इट 90% स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बस अब मैं क्लासेस ले लिया, अब मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन पास तो सिर्फ 15% ही होते हैं। अगर सभी क्लासेस लेने वाले पास हो जाते हैं तो सभी पास होते हैं, रिजल्ट 90% होता। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं मालूम है। तो व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एकदम इसको अच्छे से कहीं ड्रॉ कर लो आप अपने कॉपी में, फर्स्ट पेज में इसको लिख लो। सबसे पहले एकदम ध्यान रखना है, जब आप कोई सिंगल ग्रुप का परीक्षा दे रहे हो तो एग्जाम के 2 महीना पहले आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक बार इंस्टीट्यूट मैट में जितना चैप्टर्स है वो सब कवर हो जाना चाहिए, उसका सारा नोट्स बन जाना चाहिए, उसके जितने सवाल है वो सब एक बार बन जाने चाहिए। यानी कि हम बोलते हैं आपका क्लासेस हो जाना चाहिए, राइट? दैट इज 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम। अब ये अकेले करने जाते हैं ना, नहीं होता है। यही आप हमारे साथ रहोगे, वीकली ट्रैकिंग मोड में रहोगे, लगातार क्लास करोगे, अगर लाइव क्लास मिस भी हो गया तो वीडियो से मेकअप करके बराबर में आ गए हो, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका कोर्स 2 मंथ्स पहले खत्म हो गया। नेक्स्ट, जो अब 2 महीना बचा एग्जाम के पहले, जो सेकेंड लास्ट मंथ है, उधर आपको ऐसा रिवीजन करना है कि आपको पूरा सिलेबस में एग्जाम में कब कब क्या क्या आया हुआ है वो सब पता चल चुका है, और वो सब का एक बार प्रैक्टिस हो चुका है, और आपने मॉक टेस्ट भी एक बार देकर देख लिया है कि आप जो पढ़े थे वो पूछे जाने पर लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। दैट इज योर स्ट्रेटजी फॉर सेकेंड लास्ट मंथ। और जब लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम होता है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि डे बिफोर एग्जाम आपको रिवाइज करना है, उसका लिस्ट बनाना, उसका भी प्रैक्टिस करना वापस से। और फिर आपका
फुल मॉक टेस्ट 3 घंटे वाला देना, देखना कि 3 घंटे तक आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। और उसके साथ एमसीक्यू की तैयारी करना। एमसीक्यू आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का है, तो उसके भी तैयारी लगती है, वो नेचुरली हो जाएगा ऐसा नहीं। उसकी तैयारी लास्ट मंथ में करते हैं, अलग से एफर्ट डालते हैं, और फिर हम आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन रिहर्सल भी कराकर आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो ये 3 पार्ट है आपका। और आप समझ लीजिए कि अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो सबके सारे सब्जेक्ट्स का जो डेडलाइन है वो है 2 महीना पहले खत्म होना है, ठीक है। अगर आप ये बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं 3 मंथ्स पहले खत्म होना चाहिए, तो 1 महीना और बफर टाइम आपको हाथ में लगेगा, क्योंकि बोथ ग्रुप है ना, तो उसका रिवीजन करने में समय लगता है। तो ये रिवीजन जो है ना, ये गेम चेंज करता है अल्टीमेटली। और ये रिवीजन के पीरियड में हमने ये देखा, मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपको अकेला छोड़ देते हैं, अब तुम कर लो, हमने तो सब करा दिया, अब यूट्यूब में आ जाएगा। बट यही सुपर सक्सेस का खूबी है कि आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ करा ही दिया जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। बस आपको एक ही चीज करना है, हमारे साथ एक स्पीड मेंटेन करके हमारे साथ साथ चलना है। अगर आपका कोई भी कारण से एक दिन आगे पीछे हो गया तो कैचअप करके जल्दी से बराबर में आ जाना है, साथ साथ चलना है सर के साथ साथ, तो आपका कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आएगा। राइट। तो एफर्ट वर्सेस रियलिटी भी आपको एक बार दिखा दिए। स्टूडेंट क्या फील करता है कि मेजर तो 80% हम लोग बस क्लास कर लेते हैं, बस फिर बाकी तो हो ही जाएगा, क्लास खत्म तो हो जाएगा। बट एक्चुअली रियलिटी क्या है कि क्लासेस जो है वो 50% रोल प्ले करता है, बट रेस्ट 50% ये जो क्लासेस खत्म होने के बाद का कारनामा है वो बहुत रोल प्ले करता है। तो अगर आप हमारे साथ कोई कारण से ग्रुप 1 में ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो आपको ये फील आया होगा कि एसजीसी आप लोगों के लिए यूट्यूब में ही कितना मेहनत कर रहा था टू हेल्प इनटू दैट रिमेनिंग 50%। बस इस बार हमने एक नया चीज किया है कि वो सब एक ही सिस्टम में डाल दिया, कि भटकने का दरकार नहीं है, इधर उधर जाने का दरकार नहीं है। करेक्ट। सो ये सारी बातों के बाद अब आज के क्लास में अब आगे हम लोग बढ़ाने के लिए बुलाएंगे जो हमारे डेजिग्नेटेड फैकल्टी हैं इस सब्जेक्ट के लिए। वो है नन अदर देन सीएमए राहिल सिंगल, आपके अपने राहिल भैया। तो अब राहिल भैया आएंगे, आपको अब आगे की जर्नी बताएंगे और किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ना है वो भी समझाएंगे, सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये समझिएगा कि पढ़ने का स्टाइल क्या होगा। ठीक है, पढ़ने का स्टाइल में इस बार ये नहीं है कि जो जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बस लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो पूरा अच्छे से समझेंगे। और एकदम ऐसा समझना है पहले कि हम और आप मिल के काम कर रहे हैं, हम और आप एंटी पार्टी नहीं है, वी आर वर्किंग टुगेदर टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। एंड हमारी जो जर्नी है वो सिर्फ इस एग्जाम तक की नहीं है, आपके करियर तक की। तो हम आपके साथ और आगे भी बने रहेंगे, जितना आप हमारे साथ बने रहेंगे तभी ये संभव है। हमारे फोन को उठाना पड़ेगा, हमारे मैसेजेस को रिप्लाई करना पड़ेगा, और कभी कभी खुद भी चला के हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। और ये सुपर सक्सेस बैच अभी एमए का चालू हो रहा है, फिर एफएम का भी चालू होगा, फिर ओएमएसएम का भी चालू होगा फॉर ग्रुप 2, फिर हम लोग ग्रुप 1 का कॉस्ट का भी चालू कर रहे हैं। तो अभी इस तरह का पूरा प्रोग्राम हमने सजाया है। तो आइए अब बुलाते हैं आपके राहिल सर को। वेलकम राहिल सर, आइए। हेलो खुशामदीद। आ गए राहिल हेलो हेलो भैया। एवरीवन। सो नाउ ही विल टेक ओवर एंड आपको और मजा आने वाला है। जितना आप डेफिनेटली सर। घुल मिल के पढ़ोगे उतना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए एक चीज और बता दे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे हैं जो कई बार मुझे ये कहे कि सर मेरे को तो सिर्फ आपका ही पूरा पढ़ना है, आपसे ही 100% पढ़ना है। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों को मिले, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसी सुपर सक्सेस बैच में जो मेरा पूरा पढ़ाया हुआ बैच है पूरा, वो एकदम रेलिवेंट, और इसी सिस्टम में ये बैच भी चलने वाला है, उसी सेम सिस्टम में, उसी सेम मैथ से, सेम मैथ सेम सिस्टम से जो मेरा पढ़ाया हुआ उसी सिस्टम से ये बैच भी चलने वाला है। वो रिकॉर्डेड बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, समझ गए? तो वो ऑलरेडी आपके ऐप में आ जाएगा, मैपिंग हो रहा है या हो चुका है, वॉटेवर मैं देख लूंगा, वो आपके बैच में घुसा हुआ ही है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बैच। तो कोई भी जगह आपको ऐसा लगता हो कि आपको डबल एक्सप्लेनेशन की दरकार है तो वो आप ले सकते हैं। और वैसे
आपको जबरदस्ती का वो मेरे से एक्स्ट्रा मोहब्बत है तब वो होगा। वैसे राहिल सर ने उसको कितनी बारी उसको पढ़ के याद करके बहुत अच्छे से सजा लिया है, कैप्चर कर लिया। आप देख रहे हैं हमारे नोट्स का पैटर्न, इस तरह से ही आपका पूरा सिलेबस का नोट्स आने वाला है। आप आगे देखे नहीं है, इस तरह से पूरा सिलेबस का नोट्स आने वाला है। तो of course whatever we are doing is more advanced than what we did before। तो आपको अगर इधर ही रहना है तो यही ज़्यादा आपके लिए बेटर है। जस्ट इन केस आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में समझनी है, वापस से समझनी है, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, राइट? तो चलें कंटिन्यू करें। ओके See you। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्लास में कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सब कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले तो जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, एग्जांपल्स जो भी मैं दूंगा, उन सबको आपको बहुत ही अटेंटिवली सुनना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको सुनना है सबसे पहले। और जो पार्ट मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोलूंगा आपको सिर्फ वही लिखना है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है। तो आपको अपना फोकस हर समय किस पे रखना है? सुनने पे ज्यादा रखना है। जो भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट में बताऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, आप सुनेंगे। एग्जाम्पल जो भी होंगे उनको रफली आप कैलकुलेटर में सॉल्व भी करेंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना जो भी होगा वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा। और जब हम अपने क्वेश्चन बुक से, रेगुलर क्वेश्चन बैंक से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो तो आप लोगों को लिखना ही है। तो पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, उस प्रॉपर फॉर्मेट में हम आंसर को सॉल्व करेंगे और उसी फॉर्मेट में आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लास का फ्लो रहेगा। अब जब क्लास हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को क्या करना है घर पे? तो जो भी कंसेप्ट्स मैंने क्लास में कराया है उन सारे कंसेप्ट्स को आप वापस रिवाइज करोगे। वो सारे क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किए, क्लास में सॉल्व किया, उन सबको वापस आप सॉल्व करोगे। और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कुछ डीजेबी बुक से, जो हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक है। उसमें भी वही सब क्वेश्चंस है जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक से मिलते जुलते हैं। तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आपका काम क्या है कि आपको उस होमवर्क को बहुत ईमानदारी से करना है, पूरा होमवर्क अच्छे से सॉल्व करना है। मेरे को बताना भी है कि हाँ भैया मैंने होमवर्क कर लिया है। तो क्लासेस के बाद जो भी मैंने पढ़ाया उन सब को आप रिवाइज करेंगे, खुद से अपने नोट्स बनाएंगे। जो भी आपको डाउट्स होगा वो आप पूछेंगे। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो उसी समय आपको मार्क भी करते जाना है कि कौन सा कंसेप्ट था या कौन सा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा हार्ड लगा। वही आपको जाके लास्ट डे में हेल्प करेगा। लास्ट डे में वही हेल्प करने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को देखने हैं, कौन सा कंसेप्ट मेरे को वापस से रिविजिट करना है। और हम आपको जो होमवर्क है वो अपने बुक में से देते रहेंगे, चाहे वो डीजेबी बुक हो चाहे वो रेगुलर बुक हो। तो होमवर्क को भी ईमानदारी से करना है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब जनरल बातें जितनी भी थी वो सब बहुत हो गई। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम अब सीधा चलते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो आप लोगों के पास आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, रिवीजन आफ्टर क्लास एवरीडे करना है। हाँ, रिवीजन एवरीडे करना है। जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी दिन कर लीजिए। फिर अगर आप उसको बाद में छोड़ दोगे, पेंडिंग छोड़ दोगे ना, तो हो सकता है कि जब आप 3 दिन 4 दिन के बाद देखोगे तो आपको रिविजिट करने में ज्यादा टाइम लगे। इसीलिए हर रोज रिवाइज करते रहना है। ऐसे तो मैं जब नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगा, जैसे आज जो भी पढ़ाऊंगा, कल क्लास शुरू करने से पहले तो एक बार रिवाइज कराऊंगा ही। लेकिन अगर आप खुद से भी रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा ये। तो इंस्टीट्यूट का एक बार मटेरियल आप लोग प्लीज खोल लीजिए। है ना सभी के पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल? नहीं भी है तो सॉफ्ट कॉपी तो डाउनलोड कर ही सकते हैं हम। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, देखिए इसका इंडेक्स पेज पे आइए। कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
ABC। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि ये जो ABC है ये वो CMA इंटर ग्रुप 1 में मटेरियल कॉस्टिंग में एक ABC पढ़ते हैं, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। वो ABC अलग था, ये ABC अलग है। डिसीजन मेकिंग टूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये तो भैया हमने ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ा था, ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ा था। ट्रांसफर प्राइसिंग ये तो नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट और हमारा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिसीजन थ्योरी, ये सब चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमारा पेपर पैटर्न क्या रहता है, चलिए पेपर पैटर्न आप मेरे साथ प्लीज लिख लीजिए, सब कोई मेरे साथ पेपर पैटर्न प्लीज लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो MCQ है। कितने MCQs आते हैं? 15 MCQs आते हैं, 15 MCQs आते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। देयर आर 15 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो MCQ का जो आपका वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 2A इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा चैप्टर है, पूरा थ्योरी चैप्टर है, पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो आज हमारा टारगेट ये है कि हम पूरा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर कर लेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स बिल्कुल आपको दे के जाएगा। और 7 मार्क्स का तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। MCQ में भी 1-2 मार्क्स मींस 1-2 MCQs तो इससे आ ही जाते हैं। तो MCQ में भी आ गया, डिस्क्रिप्टिव में भी आ गया, तो सब मिला के 10 मार्क्स तक का इंट्रोडक्शन टू MA से आ जाता है। बड़ा इजी चैप्टर है, तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2B जो है हमारा, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी आपके सिलेबस का सबसे इजी क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, और ये प्रैक्टिकल है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेट रहेगा इसको हर हाल में अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में तो आप लोगों को पता है कि 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो ये पैटर्न रहता है, आपको पता होगा। तो इस 7 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमेशा उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो अटेम्प्ट करना ही है। मान के आप अभी से ही आप बना लीजिए कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। अभी से ही हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3A जो है हमारा, ये आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3B ये आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन नंबर 3 का सेट बनाता है। अब यहां पर क्या होता है ना, कई बार एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल एग्जाम में आ जाता है, बट अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो सवाल आपको टेढ़ा मेढ़ा लगेगा ही नहीं। जितना हम क्लास में कराएंगे, डीजेबी बुक में जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा वो सब को आप सॉल्व कर लेंगे, तो गारंटीड है कि एक भी क्वेश्चन आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। बट स्टिल यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेट है इसको हम एक बार मान के चलेंगे कि हो सकता है मेरे को शायद ऑप्शनल में निकालना पड़ भी सकता है, आई डोंट नो। अब क्वेश्चन नंबर 4A ये आएगा आपका बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से। और 4B जो क्वेश्चन है ये हमारा अगेन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे जो भी आप पढ़ोगे ना इसका बेसिक बनता है आपका, ये अब आपको बेसिक की तरह, फाउंडेशन की तरह काम आएगा जब आप CMA फाइनल में SCM पढ़ोगे।
SCM में तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 35 से 40% जो सिलेबस है SCM का वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही बना हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे बहुत अच्छे से प्लीज फोकस करिएगा, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूं। देन क्वेश्चन नंबर 5A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आना है। 5B भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आना है। और मैं आप लोगों को जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। हम पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंसेप्ट्स के हिसाब से समझेंगे। और मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस अभी से ही दे देता हूं कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे साथ पढ़ोगे, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा अगर आप करोगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जो आपसे नहीं बनेगा। आपको कभी ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि अरे मेरे को इसका फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा। हम सब कंसेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अटेम्प्ट करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट करना ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A बजट एंड बजटरी कंट्रोल से आता है। क्वेश्चन नंबर 6B भी आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल से आता है। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बार बजट पढ़ रखा होगा तो आपको आइडिया होगा पहले से कि बजट बहुत इजी चैप्टर होता है। लेकिन यहां पर उतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा एडवांस वर्जन आएगा, लेकिन फिर भी आप बजट आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से बजट की प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसमें कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो बजट को भी हम अभी से मार्क करके चलेंगे कि हमें अटेम्प्ट करना ही करना है बजट को। फिर क्वेश्चन नंबर 7A जो है हमारा, ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आता है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमें बहुत सारे सब पार्ट से जो पढ़ने हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो 7B जो है वो भी डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही आने वाला है। अब डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अभी बस नाम जान लीजिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक हम पढ़ते हैं रेसिडुअल इनकम वर्सेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेसिडुअल इनकम वर्सेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं लर्निंग कर्व, मींस एक कंसेप्ट है हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। और एक और कंसेप्ट है डू पॉइंट एनालिसिस। ये डू पॉइंट एनालिसिस आप एफएम में भी पढ़ोगे, यहां पे भी वापस पढ़ना है। डू पॉइंट एनालिसिस आप एफएम में भी पढ़ते हो। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, और सब बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A में डिसीजन थ्योरी आना है। और 8B आपका आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये अगेन थ्योरी है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें से ऐसा नहीं है कि आप मान के चलेंगे अभी से ही आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं, तैयारी तो हम पूरी करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के वजह से क्वेश्चन नंबर 3 कुछ उल्टा पुल्टा आ गया तो हम वहां पे चांस ले सकते हैं। तो तैयारी हमेशा हमें 6 या 7 क्वेश्चन की करके जानी है एग्जाम में, ठीक है। अब एग्जाम में वो डिपेंड करेगा कि मैं क्या अटेम्प्ट करूंगा क्या नहीं करूंगा। जितने भी पार्ट मैंने हाईलाइट किए हैं उनको तो बहुत अच्छे से करना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग को भी बहुत अच्छे से करना है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या क्वेश्चन आएगा ना, वो कई बार हमारे हो सकता है हाथ में ना हो। तो अगर हमारे हाथ में नहीं होगा तो फिर हम ऑप्शनल में निकाल देंगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम पढ़ाई भी करेंगे। तो हम जो पहले पढ़ेंगे, हमारा सीक्वेंस पढ़ने का भी क्या रहेगा, हम एकदम ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे,
फिर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, फिर बजट पे, फिर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और लास्ट में डिसीजन थ्योरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो जैसा हमारा पेपर पैटर्न है हम वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आता चला जाएगा। तो अब सीएमए इंटर में आपको जैसा सर ने ऑलरेडी बताया, ग्रुप 1 में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हो एक बार तो आपको पता है कि वहां पे मैंने मार्जिनल पढ़ लिया, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, बजट पढ़ लिया। अब यहां पे वापस से आप इंडेक्स में देखा कि मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट तो था ही इंडेक्स में, मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट था, लेकिन हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं ना वो बेसिक पार्ट है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ते हैं और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ते हैं। मेथड्स में जॉइंट मींस हमारा जेपीबीपी है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताता है। लेकिन टेक्निक्स हमें क्या बताते हैं? टेक्निक्स हमें बताते हैं कि एक बार मैंने प्रोडक्ट का कॉस्ट तो निकाल लिया, अब अगर मेरे को फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना होगा तो वो डिसीजन मैं किस बेसिस पे लूंगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स थे, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। तो इसका एक बेसिक वर्जन हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं और इसी बेसिक वर्जन को वापस से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिर से पढ़ेंगे। तो यहां पे हमें बेसिक्स भी पढ़ना है, एडवांस्ड भी पढ़ना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर आप ग्रुप 1 नहीं भी पढ़ के आ रहे हो तो भी यहां पे हम बेसिक्स तो वापस पढ़ेंगे ही और एडवांस भी साथ साथ पढ़ेंगे। ग्रुप 1 में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हैं, एडवांस का थोड़ा पोर्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ ग्रुप 2 में हम अगेन बेसिक्स और एडवांस्ड दोनों वापस से पढ़ेंगे ताकि हमारी पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। तो बताइए अकाउंटिंग आप कितने टाइप्स की जानते हैं? एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानते हैं, 11-12 में हमने पढ़ा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर बनाना, जर्नल बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सब तो पता है, अकाउंट्स पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? जो पास्ट में हो चुका है, जो भी इवेंट्स पास्ट में हुए, मैंने जो सेल किया, सेल से क्या सेल्स किया तो क्या कॉस्ट लगी, क्या प्रॉफिट आया, सब कुछ जो भी पास्ट में मैंने किया उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और क्यों करते हैं? आपने देखा है ना कि जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग के लिए जाती है या अपना आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी को अपना पीएल, बैलेंस शीट, ये सब दिखाना पड़ता है, तब जाके स्टेक होल्डर्स कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन रीजन क्या है? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। क्योंकि बिजनेस में बाहरी लोगों का पैसा लगा हुआ है तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, मैं वेल्थ मैक्सिमाइज करके अपने शेयर होल्डर्स को दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना तो मैंडेटरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? यहाँ पे जो पास्ट में हो चुका है हम उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल लोग हैं जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, इनको हम अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बेसिस पे वो उन्हें जो डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग एक और ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पास्ट में कॉस्ट लग गया है उसको तो रिकॉर्ड करते ही है, साथ ही साथ कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं कि जो फ्यूचर में लग सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो कॉस्ट में हम नोशनल रेंट यूज करते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट क्या होता है? सपोज करिए ना कि मेरी एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री मैं खुद ओन करता हूं, वो फैक्ट्री मैं खुद ओन करता हूं। तो अगर मैं खुद उस फैक्ट्री को ओन करता हूं तो क्या मेरे को उस फैक्ट्री का किसी को भी रेंट देना है? नहीं देना है, क्योंकि मेरे खुद की फैक्ट्री है। लेकिन अगर वो फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली होती तो मेरे को रेंट देना पड़ता। तो ये जो रेंट मैं नहीं दे रहा हूं, बचा ले रहा हूं क्योंकि मेरे खुद की फैक्ट्री है, ये भी एक तरीके से मेरे लिए नोशनल कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं ना, ऐसे नोशनल कॉस्ट्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं।
भले ही एक्चुअली में मेरे जेब से पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस चीज का पैसा बनता तो है। अगर मैं इस फैक्ट्री में काम नहीं करता तो मैं इस फैक्ट्री को रेंट पे चढ़ा देता, जिससे मेरे पास क्या होता, पैसे आ सकते थे। वो पैसे तो अभी नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं फैक्ट्री को खुद यूज कर रहा हूं। तो ये भी एक तरीके से मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को तो कंसिडर करते हैं, साथ ही साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, जैसे ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। और इसका पर्पस क्या है, इंटरनल रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंट्स हम बनाते हैं इंटरनली रिपोर्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो भी मैंने सेल्स किया है उसके लिए कॉस्ट क्या लगी, और कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई, कम तो नहीं लगी, ये हम देखते हैं। क्वालिटी कैसे थी मेरी प्रोडक्ट की। तो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करना है। और यहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग के साथ साथ कुछ कंपनीज हैं, आप सीएमए फाइनल में पढ़ोगे कॉस्ट ऑडिट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें आप ये पढ़ोगे कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं और उन स्पेसिफाइड कंपनीज को ना अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जिनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी भी है कुछ कंपनीज के लिए, और बाकी लोगों के लिए क्या है, ऑप्शनल है। मैंडेटरी जो है वो स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए है, और बाकियों के लिए क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अब क्या करता है, वो कॉस्ट डेटा और फाइनेंशियल डेटा दोनों को लेता है, इंटीग्रेट करता है, और उसके बेसिस पे हमें बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना हमारे सीए इंटर या सीएमए इंटर में, उन्हें नंबर से बड़ा प्यार होता है। तो जब तक वो नंबर्स नहीं देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि सब कुछ बोरिंग जा रहा है। तो आइए हम एक नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को इंटीग्रेट कैसे करता है। ब्रिटानिया का नाम सुना है आप सभी ने? क्या करती है ब्रिटानिया, बताइए? बिस्किट्स बनाती है। तो ब्रिटानिया का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रिटानिया का पीएल है, फाइनेंशियल पीएल। फाइनेंशियल पीएल में इधर आपको दिख रहा है सेल्स, सपोज करिए 1,50,000 का है। कॉस्ट में मटेरियल का कॉस्ट है, सपोज कर लेते हैं 35,000। लेबर का कॉस्ट है हमारा 45,000 और ओवरहेड्स लगा है अराउंड 50,000। तो प्रॉफिट क्या आएगा, 1,50,000 सेल्स है, प्रॉफिट क्या आने वाला है, प्रॉफिट आएगा 20,000 का प्रॉफिट आएगा। रफली कैलकुलेटर में आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। 20,000 का प्रॉफिट आया। अब कॉस्ट डेटा जब हम बनाएंगे ना, तो अपना कॉस्ट डेटा हम और सिंप्लीफाइड वे में बनाते हैं, वो थोड़ा और डिटेल्ड होता है। तो ब्रिटानिया में क्या सिर्फ एक ही टाइप का बिस्किट बन रहा है? इस इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल पीएल को देख के मेरे को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस बिस्किट से मेरे को कितना रेवेन्यू आ रहा है। मेरे पास तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे बिस्किट्स हैं, किस बिस्किट से क्या रेवेन्यू आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अपना कॉस्ट शीट देखते हैं। कॉस्ट में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे सारे कॉस्ट डिवाइडेड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो अब अगर हम कॉस्ट शीट देखें, तो ब्रिटानिया के 3 बिस्किट्स का नाम आप ही बताइए, चलिए चैट बॉक्स में बताइए। एक हम ले लेते हैं ब्रिटानिया का रस्क, एक ले लेते हैं बारबन, और एक और बिस्किट कौन सा ले ब्रिटानिया का, कोई सा आप बताइए, मेरे को याद नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में। रस्क है, बारबन है, और ब्रिटानिया का कौन सा बिस्किट ले सकते हैं हम? कोई भी नमकीन बिस्किट बताइए, मेरे को तो अभी एकदम याद नहीं आ रहा है।
सनफीस्ट, सनफीस्ट तो एक अलग वो हो गया ना, ब्रांड हो गया वो तो। सनफीस्ट आईटीसी का प्रोडक्ट है, वो एक अलग ब्रांड है। सनफीस्ट आईटीसी का है, यस वही बोल रहा हूं मैं भी। कोई भी एक XYZ ले लीजिए, अभी तो याद नहीं आ रहा है। गुड्डे, गुड्डे ब्रिटानिया का ही है, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है चलिए गुड्डे ही ले लेते हैं। अब यहां पे जो मेरी सेल्स है, रस्क की सेल्स है 50,000, बारबन की सेल्स है सपोज 70,000 और गुड्डे की सेल्स है 30,000। इसमें से अब डायरेक्ट मटेरियल माइनस किया तो डायरेक्ट मटेरियल सब मिला के 35,000 का है। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का कितना है, रस का 10,000 है, बावन का भी 10,000 है और गुड्डे का 15,000 है। डायरेक्ट लेबर 5,000 है रस के लिए, 20,000 है बावन के लिए और 20,000 है गुड्डे के लिए। ओवरहेड्स का कॉस्ट, अब ओवरहेड्स में रस्क में है 35,000, बारबन में है सपोज 10,000 या 35 नहीं लेके यहाँ आप ले लीजिए 20,000, यहाँ 25 और यहाँ 5,000। अब आप मेरे को इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट बताइए क्या आ रहा है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट बताइए। रस्क के केस में 50 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 20, 15,000 का प्रॉफिट आया। बारबन के केस में यह रहा 15,000 और गुड्डे के केस में यह आएगा हमारा 30 माइनस, ये 10,000 का लॉस आ रहा है, यहां पे 10,000 का लॉस आ रहा है। अब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्या डिसीजन लेंगे बताइए। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक कंपनी की, आप क्या डिसीजन लेंगे। हमारे फाइनेंशियल डेटा और कॉस्ट डेटा को इंटीग्रेट करके आपको डिसीजन लेना है। भले ही हमें दिख रहा है कि फाइनेंशियल्स में तो प्रॉफिट है 20,000 का, लेकिन क्या मेरे सारे प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं। सारे प्रोडक्ट्स तो प्रॉफिटेबल नहीं है। यहां पे ये जो गुड्डे है ये तो मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे को इस गुड्डे को आगे ले बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, यही मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपके कॉस्ट डेटा, फाइनेंशियल डेटा को लेगा, इंटीग्रेट करेगा और डिसीजन लेगा कि फ्यूचर में मेरे को क्या करना चाहिए। तो हम इस सब्जेक्ट में पूरा यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग सिनेरियोज में हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। हम एक बार वापस इंस्टीट्यूट मैथ्स में जाके पढ़ लेंगे। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जैसे सपोज करिए अंबानी अडानी है, उनके तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, है ना। जियो का कितना सारे, रिलायंस का कितना सारा बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स का अलग बिजनेस है, टेक्सटाइल का अलग बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। तो क्या मुकेश अंबानी के पास इतना टाइम है कि वो सारे बिजनेसेस में जाके इन्वॉल्व होकर देख पाए कि हर बिजनेस में क्या चल रहा है। उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो यहीं पे रोल आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। ये है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये बोलेगा सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हर डिपार्टमेंट में जाके देखूंगा, उनके रिपोर्ट्स को लूंगा, समझूंगा और फिर रिपोर्ट बना के आपको बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, उन सब के डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स को लेगा कौन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और जाके टॉप लेवल को, कंपनी के लोगों को बताएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी को तो हम कहते हैं डिविजनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जो आपका एक चैप्टर है, डिविजनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। हर एक डिवीजन के परफॉर्मेंस को मैं क्या करूंगा, देखूंगा, एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि कौन सा डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स है, और उसके हिसाब से टॉप मैनेजमेंट के लोगों को बता दूंगा।
तो ये काम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। और हमें लगता है कि सीएमए की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता है अच्छे से अपनी वैल्यू। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, बता पाए कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू करेंगे लोग। बस ये आपको कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल क्या क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल जो है ना, आपके सिलेबस में जो है वो दो तरीके से आपको पढ़ना है। एक तो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था और अब मॉडर्न बिजनेस में क्या होने लगा है। अब तो आप लोगों को भी पता है, जैसे एआई आ गया है, ग्लोबलाइजेशन इतना चल रहा है, तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है और पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल हुआ करता था ट्रेडिशनल में। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं उसको देखना, इवैल्यूएट करना और समझना कि क्या ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। जैसे सपोज करिए एग्जांपल, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेरे साथ। जीरो डिफेक्ट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने लाया, अपने वर्ड्स में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जीरो डिफेक्ट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने लाया। अब इस जीरो डिफेक्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? जीरो डिफेक्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के टॉप लोगों ने बोला कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरे को एकदम बिना डिफेक्ट का प्रोडक्ट चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ऊपर जाने लगेगी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो अगर लोगों का वर्कलोड बढ़ जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इसे इवैल्यूएट कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा कि जो भी पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं उससे आपको फायदा कितना हो सकता है और नुकसान कितना हो सकता है। अगर फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। और वहीं अगर लग रहा है कि नहीं भैया नुकसान हो सकता है, ज्यादा हो जाए, हमारे इंप्लॉय ज्यादा बर्डन हो जाएंगे, जीरो डिफेक्ट से क्या होगा, वेस्टेज ही तो कम होगा, लेकिन जो वेस्टेज कम हो रहा है उससे ज्यादा तो इंप्लॉइज बर्डन हो जा रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो फायदा क्या हुआ जीरो डिफेक्ट पॉलिसी लाके? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे पॉलिसीज को फिर हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये देख रेख करना है। फिर सेकेंड पॉइंट, जब भी हम काम करेंगे बिजनेस में तो हम काम कैसे करते हैं? पहले हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, और फिर हम एक्चुअल देखते हैं कि एक्चुअली में हमने क्या किया, जो आप एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में। स्टैंडर्ड्स बना लिया कि हाँ मैं ये सब करूंगा, ऐसे करूंगा, और जब एक्चुअली में हुआ तब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड्स को अपने एक्चुअल्स के साथ कंपेयर करते हैं, और जो भी वेरिएंसेस होते हैं, जैसे मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट मटेरियल पे 50,000 रुपीज खर्च करूंगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है ना, 80,000 खर्च हो गया है। तो एक्चुअली में अगर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है तो ये ज्यादा पैसा क्यों खर्च हुआ है, इसका क्या रीजन है? 30,000 जो खर्च हो गया है ज्यादा, ये वेरिएंस है। अगर डेविएशन हुआ है मतलब वेरिएंस है, और ये वेरिएंस कैसा हो सकता है? फेवरेबल वेरिएंस भी हो सकता है, एडवर्स वेरिएंस भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका वेरिएंस अच्छा है, जैसे यहां पे तो पैसा ज्यादा लग गया तो ये बुरी बात है, तो इसे हम कहते हैं एडवर्स वेरिएंस। लेकिन वहीं पर कहीं पर अगर फायदा हो जाए, जैसे मैंने सोचा था 50,000 का मटेरियल लगेगा, लेकिन मैंने एक्चुअली में 40,000 का ही मटेरियल लगाया, तो 10,000 रुपीज कम लगे, तो ये हमारे लिए क्या है? फेवरेबल वेरिएंस। तो जो भी वेरिएंसेस हो, चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो, हमें रिपोर्ट करना जरूरी है। हमें देखना होगा ना, हो सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल अगर मैंने 10,000 रुपए कम लगाया, 40,000 रुपए में ही खरीदा, तो ये हो सकता है ना कि वो मटेरियल जो मैं लेके आ रहा हूँ वो खराब क्वालिटी का मटेरियल होगा, इसीलिए पैसे कम लगे हो, पॉसिबल है। अगर मैं खराब क्वालिटी का मटेरियल देते रहूंगा तो मेरी तो गुडविल खराब हो जाएगी, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो वेरिएंसेस के रीजन पता होने बहुत जरूरी है कि ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर कम लग रहा है तो कम भी क्यों लग रहा है। थर्ड, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का।
अब आप सोचिए, इंडिगो जैसी कंपनी, इंडिगो का काम क्या है? एविएशन का काम है, एयरलाइंस का काम है। तो इंडिगो के पास जो भी प्लेन्स हैं उन सब की कीमत आज के डेट में 2000-3000 करोड़ रुपए है। और वो प्लेन किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? 2 पायलट हैं, 3-4 मतलब एयर होस्टेसेस हैं, उनके हिसाब से छोड़ा हुआ है, कैबिन क्रू मेंबर्स जो है। अब 2000 करोड़ का एसेट हम इनके भरोसे क्या छोड़ सकते हैं? नहीं। तो पायलट आएगा, प्लेन उड़ाएगा, प्लेन जब लैंड हो जाएगा वो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी और सारे लोग हैं जो आके देखते हैं प्लेन को। तो एक ही पर्सन नहीं है जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है कि उसको प्लेन का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे लोगों को लगाना काम पे, ये किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल अपना बनाता है, अपने चेक बॉक्सेस बनाता है, मतलब वो मेथड्स बता देगा कि कैसे 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 आपको एसेट्स का ध्यान रखना है, इंश्योरेंस का ध्यान रखना है कि अगर कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो मेरे एसेट्स अगर डैमेज भी हो गए तो उनकी सिक्योरिटी है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस कवरेज का ध्यान रखना। या इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एसेट्स की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान किसको रखना है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे एसेट्स का ध्यान रखना, नहीं, जो एक्सपेंसिव एसेट्स हैं, जैसे कि इंडिगो के पास प्लेन्स जो है 2000-3000 करोड़ के जो प्लेन्स हैं, तो इन सब एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास तो टाइम नहीं है, और लो लेवल मैनेजमेंट के लोगों को हम ये काम सौंप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल आ जाता है। और लास्ट है, देखिए अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिपार्टमेंट मेरे पास अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो अब ये जो डिपार्टमेंट में लोगों को काम करना है वो भी मेरे को ही बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही बताएगा कि देखो तुम्हारे पास ऐसे ऐसे काम है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम को करना है, और तुम काम जो भी करोगे उसकी रिपोर्टिंग भी मेरे को आके करनी पड़ेगी, तभी तो मैं रिपोर्ट्स बना के टॉप लेवल को दे पाऊंगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? रिपोर्ट्स बनाता है डिवीजन के परफॉर्मेंस का। तो ये रिपोर्ट जब वो बनाएगा तो उसको पहले बताना भी तो पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि तुम्हें ये सब काम करने हैं, और मैं चेक करूंगा कि तुमने ये सब काम किया है कि नहीं, तुम्हें आपको ये जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो? डॉक्यूमेंट करते हो, लिखित में उसे देते हो, लिख के देना पड़ता है कि ये सारी तुम्हारी जिम्मेवारी है और तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं आके क्या करूंगा? रिपोर्ट बनाऊंगा, और फिर टॉप लेवल के लोगों को तुम्हारा रिपोर्ट दूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना कि ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी इसकी है, दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी इसकी है, आपस में सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। डिपार्टमेंट ए बोलेगा कि नहीं ये काम तो मैं करने वाला था, डिपार्टमेंट बी बोलेगा नहीं ये काम मैं करने वाला था। वो सब कुछ चक्कर हो ही नहीं सकता बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वरना बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएंगे अच्छे से। समझ गए आप लोग? तो ये 4 जो है ये है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले ऐसा होता था, बट अब क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अब एसेट का ध्यान रखने के लिए क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इंटरनल कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे? नहीं, अब सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, A to Z हर कुछ। तो जैसे जैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का रोल भी क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम पीओवी से अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडर्न एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है। सबसे पहला, ग्लोबल कंपटीशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, हम दूसरे कंट्रीज में बिजनेसेस कर रहे हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं या जो ओनर है उनके पास ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि उनको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं कि जो फॉरेन कंट्रीज में चले। सपोज करिए ना कि आज मेरे को ब्राजील में जाके कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो अगर मेरे को ब्राजील में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो ब्राजील के लोग पसंद करें। तो ये काम क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट या ओनर का ही है कि वो आइडिया सोचे कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो वहां चलेगा? नहीं, ये काम भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट सोचते रहता है, रिसर्च करते रहता है कि मैं कैसा नया प्रोडक्ट बनाऊं जो कि फॉरेन कंट्रीज में आराम से बिक जाए, ताकि हम अपना प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड बना सके। तो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करना, ये एक पॉइंट है। सेकंड, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी चेंज होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में बीएसटी में कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा होता है। ऐसा सबसे पहले प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोडक्शन, फिर उसका ग्रोथ होता है, देन मैच्योरिटी, प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है, और लास्ट में फिर प्रोडक्ट की सेल गिरने लग जाती है जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन। स्मार्टफोन्स में ये बहुत ज्यादा होता है। कोई भी फोन अगर आता है आजकल तो 6 महीने 7 महीने में उसमें अपडेट्स आ जाते हैं। एप्पल क्या करता है, हर साल एक अपना नया आईफोन लेकर आ जाता है या नहीं? हर साल एप्पल अपना एक नया प्रोडक्ट ले आता है। तो क्यों लाता है? ताकि मार्केट में वो अपडेटेड रहे, क्योंकि बाकी जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली लेके आ रहे हैं, तो मेरे को भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो भी चेंज करना है मेरे को, मैं क्या अपडेट्स लेके आऊं कि मैं मार्केट में रेलेवेंट रहूं, मेरे कॉम्पिटिटर मेरे को बाईपास ना कर जाए। इसको काम भी क्या है, इसको सोचने का काम भी किसका है? अगेन मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। ऐसा नहीं है कि सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, लेकिन वो आइडियाज देता है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्लियर है? फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको देखते रहना है, मार्केट में अवेयर रहना है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, जिसको मैं अपने फैक्ट्री में अगर ले आऊंगा तो उसके वजह से क्या हो सकता है। हो सकता है कि मैं अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज करूं तो मेरा प्रोडक्ट को बनाने में जो अभी टाइम लग रहा है वो कम हो जाए, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊंगा। हो सकता है कि अभी जो कॉस्ट लग रहा है वो कम हो जाए, या फिर कॉस्ट उतना ही लगे, टाइम उतना ही लगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनकर आए वो अच्छी क्वालिटी का बन के आए, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनकर आ जाए। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज के पीछे रहना है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि देखते रहना है कि बाजार में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होनी चाहिए, ताकि अगेन हम कंपटीशन को बीट कर पाए। फिर आईटी का यूज करना, जैसे अब इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ईआरपी आ गया है। अब जानते हैं ईआरपी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा ईआरपी में चढ़ा दिया जाता है कि कोई भी पर्सन जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस ईआरपी से एक्सेस कर सके। लेकिन यहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। जैसे सपोज करिए ना कि अगर कोई लो लेवल मैनेजमेंट का आदमी है, एकदम सबऑर्डिनेट लेवल का आदमी है, उसको क्या हम वो डेटा दे सकते हैं जो टॉप लेवल के पास जाना चाहिए? नहीं। तो हर आदमी के पास सिर्फ उतना ही एक्सेस है जितना उसको जरूरी है, ज्यादा एक्सेस हम किसी को नहीं देंगे। और अगर ये ईआरपी नहीं होगा तो क्या होगा? काम डिले हो जाएगा। सपोज करिए ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट चाहिए, अब वो रिपोर्ट जब उसके पास मैनुअली आएगा तो उसमें तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन वही अगर सब कुछ ईआरपी में रहेगा तो ये ईआरपी के थ्रू उसको आराम से रिपोर्ट मिल गया, टाइम बच गया। तो हमारा जो ईआरपी होगा, जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम होगा, वो भी एकदम ऐसा एडवांस होना चाहिए कि मैं अपने कंपटीशन को बीट कर पाऊं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये भी देखते रहना है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो एकदम नई टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। आजकल जो मशीन्स चलती हैं वो मशीन भी अपने आप सॉफ्टवेयर पे चल जाती है, तो हम वैसे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे मशीन को भी चला ले? जिससे क्या होगा, मेरा लेबर का जो कॉस्ट लग रहा है मैं लेबर को नहीं रखूंगा। सॉफ्टवेयर से अगर मशीन चल जाएगी तो लेबर को क्यों रखेंगे, लेबर का कॉस्ट बचाएंगे। तो ये सब काम भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही है। फिर एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। आजकल लोग बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो चुके हैं। लोग बोलते हैं कि हम वही प्रोडक्ट का यूज करेंगे जो कि हमारे एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को यह भी ध्यान में रखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ना तो हमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन करना है। हम ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाए जिससे हमारा पेट भरे, नहीं, हमें हमारा थिंकिंग ही बदल गया है, हमारा अप्रोच बदल चुका है। हम अब सोचते हैं कि हमें अपने मीन्स जो हमारी सोसाइटी है उसको सेटिस्फाई करना है। तो हम सोसाइटी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? जो सोसाइटी की डिमांड है उसको पूरा करो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करो, कोई भी रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिस मत लेके आओ बिजनेसेस में। तो ये आपका एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज है। ईएसजी में आपको पढ़ना है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस हम कहते हैं इसे, कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, कोई भी रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस को हम यूज नहीं करेंगे अपने बिजनेसेस में।
फिर डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब डीरेगुलेशन का मतलब क्या है? पहले क्या होता था? पहले गवर्नमेंट ने ऐसा करके रखा था कि जब भी कोई नई कंपनी आएगी बिजनेस करने तो उसको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगे, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तो गवर्नमेंट ने भी अपने आप को डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट किया मतलब ये सब जो पॉलिसीज थी इन सबको धीरे धीरे एबॉलिश किया कि अगर अब आपको बिजनेस करना है तो नहीं, मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी बिजनेस कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स कम किए, प्राइवेट लोगों को स्टेक्स बेच दिया। तो जब मार्केट में ये सब सिनेरियोस चेंज हो रहा था तो मेरे को मार्केट से अपडेटेड भी तो रहना पड़ेगा। अब अगर प्राइवेट लोग आ जाएंगे बिजनेस करने तो मेरे को तो अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए मार्केट से रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही टॉप मैनेजमेंट का आदमी हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपडेटेड रहूं। तो मेरे को अपडेटेड रखेगा कौन? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वही तो मेरे को हेल्प करेगा कि सर ऐसा 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 बाजार में हो रहा है, आप भी अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को या अपने मशीनरीज को ऐसे अपडेट करिए ताकि आप भी मार्केट में कंपटीशन को बीट कर पाए। फिर हमारा फोकस है वैल्यू क्रिएशन पे। वैल्यू क्रिएशन का मतलब पहले हम जब प्रोडक्ट बनाते थे तो हम ये सोचते थे कि ठीक है प्रोडक्ट बना दिया, कस्टमर को यूज करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। बट अब हमारा अप्रोच बदल गया है। अब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम ये सोच के बना रहे हैं कि प्रोडक्ट जब कस्टमर यूज करेगा तो उसको मजा आना चाहिए। अगर कस्टमर को मजा आएगा तभी वो मेरे पास वापस आएगा प्रोडक्ट खरीदने। अगर मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना देता हूं जो कि कस्टमर यूज नहीं कर रहा है खुशी मन से, तो वो मेरे पास वापस क्यों आएगा? है या नहीं? आप भी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी यूज करते हो, आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप वापस खरीदोगे और कौन सा प्रोडक्ट है जो आप दोबारा कभी नहीं खरीदोगे। जैसे लिंक ने जब अपना पेंटोनिक पेन लाया, जितने भी लोगों ने पेंटोनिक यूज किया है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको पेंटोनिक यूज करके मजा नहीं आया होगा। सबको बढ़िया लगा प्रोडक्ट। तो आज देखिए पेंटोनिक की वजह से लिंक का पूरा मार्केट बदल गया। तो फोकस क्या था उनका? वैल्यू क्रिएशन पे, कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो कि कस्टमर बहुत खुशी से यूज कर सके। तो दिस इज वैल्यू क्रिएशन। तो ये आइडियल कौन देगा टॉप लेवल को? मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगा। फिर कस्टमर ओरिएंटेशन। पहले हम क्या करते थे? प्रोडक्ट बनाते थे और छोड़ देते थे कि हाँ बाजार में बिक जाएगा, कस्टमर खरीद लेगा हमारा प्रोडक्ट। बट अब हमने ये देखा है कि कस्टमर पहले खोजो कि ये कस्टमर है, इसकी ये नीड्स है, और फिर इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। पहले हम प्रोडक्ट बना देते थे, कस्टमर को नीड होती थी तो वो यूज करता था, नहीं होती थी नहीं करता था। बट अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाओ। ये जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में हम पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, और फिर अपना प्रोडक्ट वैसा बनाइए जो कस्टमर बहुत खुशी मन से यूज करने वाला है। तो ये हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पीओवी से। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन, कि अगर मेरे को एक्सपैंड करना है तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि मैं क्या प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं कि जो हमारे फॉरेन मार्केट्स में बिक सके। तो मेरे को वैसे आइडियाज देने हैं। मार्केट में टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेडेशन आ रहा है उसके साथ रेलेवेंट रहना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना है। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहना है। फिर कस्टमर की डिमांड क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स बनाइए। ये सारे रोल है। तो ये था हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दोनों ही ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में और मॉडर्न एनवायरनमेंट में। चलिए अब हम आते हैं आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, और वहां से अब एक एक करके धीरे धीरे जो भी बचे हुए चीजें उनको पढ़ते जाते हैं। तो ये जब आप रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो सब अब इधर ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं उनको सब कुछ आना चाहिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए, बजट बनाना आना चाहिए, फोरकास्ट करना आना चाहिए। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि जो भी मेरा कॉस्ट लग रहा है
मेरा कॉस्ट उतना ही लगता चला जाए, मेरा कॉस्ट बढ़े नहीं। मैं क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर्स बनाऊं कि मेरा जो कॉस्ट अभी लगता है ना, कॉस्ट उतना ही लगे, कॉस्ट बढ़े नहीं। दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। फिर रिपोर्ट करना, डिवीजन कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो जाके टॉप मैनेजमेंट को बताना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही तो काम है। तो ये सब आप एक बार रीड करेंगे, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर डिफरेंसेस पे पहले आते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो पास्ट में हो गया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको हम अपने बिजनेस में कैसे डालें और उसके बेसिस पे फ्यूचर में हम क्या डिसीजन लेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफाई करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस लेने में कि मैं क्या बिजनेस डिसीजंस लूं जिससे मेरे को फ्यूचर में हेल्प मिलने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि बिजनेस का ट्रू और फेयर पिक्चर मिले, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल लोग हैं उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता चल जाए कि हम क्या प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर उनको हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या वो हम पे कभी भी ट्रस्ट कर पाएंगे, नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम हमेशा यही गोल से करते हैं कि हमें एकदम ट्रू और फेयर व्यू देना है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल लोग हैं उनको हमारे कंपनी पे भरोसा रहे, हमारा गुडविल एज इट इज रहे, गुडविल टूटे नहीं। और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम स्टेप्स लेते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप परवेसिव है। परवेसिव का मतलब है कि प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स। इसका जो स्कोप है हर जगह है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉप लेवल को भी काम कर में लेना है, मिडिल लेवल को भी काम में लेना है और लोअर लेवल को भी काम में लेना है। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स। लेकिन इतना बड़ा स्कोप नहीं है इसका जितना बड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है कि हम अपने बिजनेस को कैसे और आगे लेके जा सकते हैं। तो उसमें सब कुछ कवर्ड है ना। अभी जब हमने स्कोप देखा तो हमने तो देखा ही कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, बजटिंग भी है, फोरकास्ट भी है, रिपोर्टिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना कुछ नहीं है, तो ज्यादा स्कोप किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। पीएल देखोगे आप, बैलेंस शीट देखोगे तो आपको नंबर्स ही तो दिखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट में आपको क्वांटिटेटिव डेटा तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव डेटा भी मिलता है। जो एग्जांपल मैंने लिया था वहां पे ब्रिटानिया का बिस्किट का, जो बिस्किट में मेरे को लॉस आ रहा था जैसे गुड डे में, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू कर दूं, ये क्या है? ये तो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ना। मैं जो डिसीजंस लूंगा उस पे मेरे बिजनेस के गुडविल पे क्या असर पड़ेगा, ये क्या है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों मिलती है। लेकिन वहीं कॉस्ट अकाउंट, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, बस। फिर इंटरडिपेंडेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मतलब है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसी का हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, आगे डिसीजंस ले पा रहा हूं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बताया था मैंने कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना एकदम ऑप्शनल है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, चाहे वो स्पेसिफाइड हो अनस्पेसिफाइड हो, किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी नहीं होता है, वो आपके इच्छा पर है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी ही करेगी, अगर उसको बिजनेस ग्रो करना है तो। समझ गए फॉर्मेट? अब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक रिक्वायरमेंट है कि करना ही पड़ेगा, तो फिर हमें उसका एक फॉर्मेट भी दिया जाता है कि इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब मैंडेटरी नहीं है तो उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है।
यूजर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन यूज करता है? मैनेजमेंट यूज करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन यूज करता है? एक्सटर्नल यूजर्स यूज करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं को तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। और वेरीफिएबल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप वेरीफाई करा सकते हो। कैसे वेरीफाई कराओगे? ऑडिट करवा के। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप वेरीफाई नहीं करवा सकते हो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेजर काम क्या होता है? कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कि कॉस्ट को हम कैसे एसर्टेन कर लें। और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम क्या है? कॉस्ट डेटा और फाइनेंशियल डेटा को लेना और उसके हेल्प से स्ट्रेटेजीज बनानी कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जा सकते हैं या फ्यूचर में बिजनेस डिसीजंस क्या लेंगे। एप्लीकेशन, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यह है कि ये देखना कि बजट के आप बियॉन्ड नहीं जा रहे हो। आपने एक बजट बनाया था, आप उस बजट के अंदर में काम कर लेते हो, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, कि जो भी कॉस्ट मैंने बनाया उसके बियॉन्ड में ना जाऊं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है। और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन क्या है? बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, लिमिट नहीं है। क्या करना है? फ्यूचर में ग्लोबलाइजेशन करना है, नहीं करना है, टेक्नोलॉजी में कैसा टेक्नोलॉजी यूज करना है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डिसीजंस है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोई एप्लीकेशन एक प्रॉपर नहीं है, अनलिमिटेड एप्लीकेशन है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का तो नॉर्मल एक ही एप्लीकेशन है कि जो बजट आपने बना लिया उस बजट के अंदर अंदर काम करो भैया, कॉस्ट निकालो बस, और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए सब कोई? स्कोप, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है क्योंकि वहां पे बस एक ही चीज देखनी है कि बजट के बियॉन्ड नहीं जाना है। और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इतने सारे डिसीजंस लेने हैं, तो अगेन स्कोप वाइडर है। मेजरिंग ग्रिड, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वही क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ही मिलता है। सबसेट, इसका मतलब वही इंटरडिपेंडेंस वाला जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था, वही सेम पॉइंट है ये, इंटरडिपेंडेंस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है। यही है मतलब। सबसेट और यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब होता है कि ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर में है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सबसेट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा पिक्चर है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सुपर सेट। ये आप ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, आपको हेल्प करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर में, इसीलिए हम इसे कहेंगे सबसेट, और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाहर है, तो इसे हम बोलते हैं सुपर सेट। समझ गए सब कोई? अब डिसीजन मेकिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जितना मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा बड़ा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ज्यादा हेल्प करता है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है, जो कि आप पढ़ोगे अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में, कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जिनको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं और उनको अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट्स भी बनाना पड़ता है। लेकिन वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना सबके लिए अनिवार्य नहीं है, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। डिपेंडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। यूज्ड फॉर, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कौन करता है? इंटरनल यूजर्स, जो भी बिजनेस के इंटरनल लोग हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के लोग, शेयर होल्डर्स, वेंडर्स। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन यूज करता है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट। मेरे को एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे मेरे वेंडर्स को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इससे लेना देना किसको है? मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करेगी, मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट यूज करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और कॉस्ट अकाउंटिंग सारे इंटरनल यूजर्स देखते हैं। भैया वेंडर्स को क्या मतलब है आपके कॉस्ट से? अरे उनको तो देखना पड़ेगा ना कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा दे रहा हूं एक प्रोडक्ट में। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरा कॉम्पिटिटर बहुत सस्ता में बेचता है और मैं बहुत ज्यादा पैसा लगा के, कॉस्ट लगा के उस प्रोडक्ट को बना रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट तो बाजार में बिकेगा ही नहीं। अब वेंडर ने मेरे को उधार पे गुड्स दे रखा है,
तो मेरा गुड्स बिकेगा ही नहीं, तो मैं उसका पैसा कहां से चुकाऊंगा। इसीलिए वो इंटरेस्टेड है मेरे कॉस्ट डेटा में। समझ में आया? बस यही है। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड हमने बहुत डिटेल में देख लिया है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा ही दिए हैं। ग्लोबल कंपटीशन, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आप मेरे साथ आइए यहां पर, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में एक एमसीक्यू तो मिनिमम इससे आ जाता है, मिनिमम। तो सबसे पहले 1760s की बात कर रहा हूं, इतना पुराना बात है। तो धीरे 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 हमने कॉस्ट डिटर्मिनेशन और फाइनेंशियल कंट्रोल सीखा कि हम अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले तो ये भी नहीं पता था कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। धीरे 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 समय के साथ हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन सीखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट्स कैसे करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, ये सब हमने सीखा एकदम अपने पहले स्टेज पे। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेज। यहां पे हमने सिर्फ कॉस्ट कैसे निकालना है वो सीखा और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, बस। फिर सेकेंड स्टेज में यहां पे हमें कॉस्ट एक बार कंप्यूट हो गया फर्स्ट स्टेज में, तो इंफॉर्मेशन मिलने लगा। तो उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से मैंने प्लानिंग करना शुरू किया कि मैं फ्यूचर में क्या डिसीजन ले सकता हूं। तो फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं, जो कि हमारे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। ये टारगेट कॉस्टिंग आपको एससीएम में पढ़ना है फाइनल में। पहले हम क्या करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, उसकी कॉस्ट आती थी, उसमें एक प्रॉफिट ऐड करते थे और सेलिंग प्राइस निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारा अप्रोच थोड़ा बदल गया है। अब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट इतना में बिक सकता है, इसकी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उसमें से जितना प्रॉफिट चाहिए माइनस करो, इस कॉस्ट जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट में प्रोडक्ट को बना देना है। दिस इज योर टारगेट कॉस्ट, कि मैं कितने में प्रोडक्ट को बना के रेडी कर दूं कि लोग खरीदने के लिए राजी हो जाएं। 100 रुपए से ज्यादा में बिकेगा नहीं, 20 रुपए का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 80 रुपए में तो बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये टारगेट कॉस्ट निकालना हम सीखते हैं टारगेट कॉस्टिंग में, जो कि आप सीएमए फाइनल एससीएम में पढ़ोगे। फिर जो एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, एफएम में आप पढ़ते हैं, या आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे एफएम में कि कैश फ्लो को कैसे डिस्काउंट किया जाता है। ट्रांसफर कॉस्टिंग आपका ये ट्रांसफर प्राइसिंग ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, काइजन कॉस्टिंग, ये सब जापानीज टर्म्स हैं। फिर थर्ड स्टेज में प्लानिंग हो गई। अब हम अपने वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हम लगाएं जिससे वेस्ट कम हो जाएगा। तो उसके लिए आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। ये एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट अगेन आपको सीएमए फाइनल में पढ़ना है। काइजन का एप्लीकेशन, जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो ये जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है, ये क्या बोलता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम का कहना है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तभी आपको प्रोड्यूस करना है, पहले से कुछ भी प्रोड्यूस मत करके रखिए। ऑर्डर आया, प्रोडक्शन करना शुरू करिए, और जब आप प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तभी अपने रॉ मटेरियल्स मंगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से प्रोडक्शन करके रखोगे तो मटेरियल को स्टोर करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट लगेगा। स्टोर्ड मटेरियल है तो हो सकता है खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पहले से बना के ही मत रखिए, जब ऑर्डर आएगा तब हम बनाएंगे। टोयोटा कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट दिस जस्ट इन टाइम सिस्टम। टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले जस्ट इन टाइम सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था। तो ये लीन अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, सब अगेन सीएमए फाइनल में पढ़ना है। और फोर्थ स्टेज कि हम वैल्यू कैसे क्रिएट करें, जो मैंने आप लोगों को वैल्यू क्रिएशन समझाया था कि कस्टमर को दिखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है भाई बड़ा मजेदार प्रोडक्ट दे रहा है, ये इसका प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा। तो वो वैल्यू क्रिएशन कैसे हो सकता है, अगर आप भी आपके कॉम्पिटिटर के जैसा सेम प्रोडक्ट दोगे तो आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो जब हम प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो एक प्रोडक्ट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं,
जब प्रोडक्ट बन के जब बनने जाता है और जब तक कस्टमर तक पहुंचता है तो बीच में बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो उन सारे स्टेजेस में आप देखिए कि कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो नॉन वैल्यू एडिंग है, जिससे आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है, उसको हटा दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। तो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो उसको हटाइए, उससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा। और अगर आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो आप कस्टमर को लेसर कॉस्ट में गुड्स दे पाओगे, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होगा कि अरे ये कॉम्पिटिटर इसका तो 100 रुपए में देता है, ये तो हमें 90 रुपए में गुड्स दे रहा है। एक पर्सन 100 रुपए में गुड्स दे रहा है 100 रुपीज में, और वहीं मैं 90 रुपीज में ही दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दिया है। तो कस्टमर अपने आप वैल्यू बनाना शुरू कर देगा। तो हम इन चीजों पे एम करेंगे कि हम कैसे कस्टमर के आंख में अपनी वैल्यू को क्रिएट करें। तो उसके लिए वैल्यू चेन एनालिसिस, 5 फोर्सेस मॉडल, जो आप एसएम में पढ़ोगे, ये सब कुछ कुछ चीजें आपको एसएम में पढ़नी है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या था? सबसे पहला स्टेज ये था जहां पे हमने सीखा कि कॉस्ट कैसे कंप्यूट करना है। एक बार हमने कॉस्ट कंप्यूट कर लिया, उसके बाद फिर हमने प्लानिंग करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। प्लानिंग हो गई, कंट्रोल हो गया, फिर हमने देखा कि हम अपने वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर फोर्थ में हमने वैल्यू एनालिसिस के बारे में, वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड स्टेज है ना, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो थर्ड स्टेज है हमारा, इसमें हम सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस लगाते थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब हम लगाते थे। तो यहां पे जापान ने क्या किया? जापान नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ आ गई। जैसे कि एक है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जो है जापान ने इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया। ये सब मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो इन सब मॉडर्न टेक्निक्स के वजह से क्या हुआ ना कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थे उनका रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजट है, इन सब का रेलेवेंस धीरे धीरे कम हो गया। तो इसीलिए ये जो हमारा थर्ड स्टेज है, इसको हम पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस भी कहते हैं। पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस मार्क कर लीजिए। समझ गए कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवॉल्व हुआ? तो इस चैप्टर में मेरे हिसाब से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इस चैप्टर में और कुछ है नहीं वैसा। देखिए ये सब ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जो पहले लगता था। जो अभी मैंने बताया ना कि थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जितने भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थे वो धीरे धीरे आउटडेटेड होते चले गए, उनका रेलेवेंस खत्म होता चला गया। तो वो सब क्या क्या टेक्निक्स हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब वही पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, करते हम अभी भी है, लेकिन अब ये सब नए टेक्निक्स आ गए जो मेरे को ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर मेरे को ग्लोबलाइजेशन में जाना है, मींस बिजनेस को फॉरेन में लेके जाना है, तो मेरे को ये सब टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी रादर देन ये सब टेक्निक्स। ये सब अब टेक्निक्स पुरानी हो चुकी हैं, ये सब ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। वही ये जो कॉन्टेम्पररी टेक्निक्स हैं ये मेरी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। जैसे टारगेट कॉस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट इन टाइम, इसमें से बहुत कुछ आप सीएमए फाइनल में पढ़ोगे। ये बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है ये आपको यहीं पे पढ़ना है। तो ये सब चीजें हैं। बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? एसएम में शायद आपने पढ़ा होगा। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, उस इंडस्ट्री में देखिए कि सबसे बेस्ट प्लेयर जो है, सबसे बेस्ट काम जो करता है इस इंडस्ट्री में, वो कैसे काम को कर रहा है। दैट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना। और वो स्टैंडर्ड हम कैसे सेट करेंगे? अपने कॉम्पिटिटर को देख के, जो कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, वो जैसे काम करता है, दैट इज माई स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड को जब मैं सेट कर लेता हूं तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। समझ गए? आइए हम ऑब्जेक्टिव करते हैं इस चैप्टर में से। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ना मेरे साथ, आप खुद देखिएगा कि आपको सब कुछ आने लगेगा। अब चलिए आंसर करिएगा आप लोग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट्स, समराइजेज एंड एनालाइजेज द अवेलेबल डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यह है, बिल्कुल है।
जो भी डेटा हमारे पास है उन सबको इकट्ठा करना, उसके बेसिस पे ही तो मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगा। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेना, फिर उसको एनालाइज करना, तो ये तो काम है ही। इज प्राइमरीली कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए ही तो किया जाता है, तो मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स के साथ तो कंसर्न है ही। मेक्स कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इफेक्टिव, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते ही क्यों है? ताकि फ्यूचर में डिसीजंस ले पाए, फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजीज बना पाए। तो जब हम सब कुछ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये मार्केटिंग ओरिएंटेड एक्टिविटी है? हमने कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड बात की? कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड बात तो की नहीं। मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, हाँ मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी बिल्कुल है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या करेगा? अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मैं ही मेंटेन करूंगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बंदे क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, किस कस्टमर से कितना पैसा बाकी है। सोचिए आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में मुकेश अंबानी ये बैठ के पता कर रहा है कि कितने लोगों से कितना पैसा लेना है, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये काम भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नहीं है एक तरीके से। टू असर्टेन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, यस जो भी बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट है, जो आपको कॉस्ट डेटा और फाइनेंशियल डेटा से मिला, उसको पढ़िए, समझिए, एनालाइज करिए और उसके हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपने डिसीजंस लीजिए। तो दिस इज द रोल। फोर्थ इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ना। देखिए ये वर्ड है ना, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेजरियल हिसाब से पढ़ना, मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ना। तो ये किस में होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प डैश मेक डिसीजंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको आनी चाहिए? बिजनेस के मैनेजर्स को आनी चाहिए, क्योंकि उनको ही डिसीजंस लेना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में असिस्ट करता है? प्लानिंग में असिस्ट करता है, डायरेक्टिंग में असिस्ट करता है, कंट्रोलिंग में असिस्ट करता है। 4D 6D, 4 का D कैसे होगा? बिजनेस अकाउंटिंग में हेल्प नहीं करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 6 में, यस ऑल ऑफ द अबव पढ़ा था हमने। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, याद है 11th क्लास या 12th क्लास के BST में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सब चीजों में हेल्प करता है, ऑल ऑफ द अबव। पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस, मैंने बताया था कब हुआ था पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस? थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज ने, जापान ने कॉन्टेम्परेरी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कर दी, जिसके वजह से जितने भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थे उन सब का रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस थर्ड स्टेज में हुआ था। क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द फोकस एरिया ऑफ, वैल्यू क्रिएशन कहां पे सीखा था हमने? फोर्थ स्टेज में। पहले स्टेज में हम कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, सेकेंड स्टेज में प्लानिंग करना सीखा, थर्ड स्टेज में वेस्ट कैसे मिनिमाइज करना है, और फोर्थ स्टेज में हम वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो फोर्थ स्टेज। जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग दी, डेवलप्ड कब हुआ? जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेवलप कब हुआ? थर्ड स्टेज में डेवलप हुआ, थर्ड स्टेज में डेवलप हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ डैश डेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस डेटा के साथ डील करता है? दोनों, क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों डेटा के साथ डील करता है। विच पर्सोनल ऑफ अ फाइनेंशियल फर्म प्लेज अ की रोल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन रोल कौन प्ले करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन रोल जो है हमारा वो मैनेजर का है। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स दैट आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं?
मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, बजट यूज करते हैं, तीनों ही करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। वेयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाइड? स्मॉल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, अब बताइए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर कौन कर सकता है? आप खुद सोचिए ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कितना कुछ सोच के दे रहा है बिजनेस लीडर्स को या बिजनेस ओनर्स को, कि आपको फॉरेन में कैसे एक्सपैंड करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे लाना है, तो इनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा होती होगी। तो क्या जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं लोग वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ले आएंगे ना तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आई एम फेसिंग अ नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, आप एक बार वापस से रिज्वाइन करिए। तो स्मॉल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एनपीओज नहीं। जनरली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े फैक्ट्रियाज या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट रखते हैं, जैसे कि रिलायंस है, अडानी ग्रुप है। इन सब की अफोर्डेबिलिटी है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। तो लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस विल बी द करेक्ट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? ध्यान रखिएगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है? बिल्कुल है, हम फ्यूचर के लिए तो काम करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। कंपलसरी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भैया कंपलसरी तो नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना क्या कंपलसरी है? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना कंपलसरी था, कॉस्ट अकाउंटिंग करना कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए कंपलसरी था, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। Who stated the definition of management accounting? As management accounting is concerned with accounting information which is useful to management. ये डेफिनेशन रॉबर्ट एंथनी ने दी थी, ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब किसी पर्सन का नेम का तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता है ना। ये डेफिनेशन रॉबर्ट एंथनी ने दी थी, आप याद कर लीजिए बस। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड एज, क्या है? ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? ऑप्शनल है, बस खत्म। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरीली नॉट कंसर्न्ड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स? मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स के साथ पूरे तरीके से कंसर्न्ड है, तो प्राइमरीली नॉट कंसर्न्ड कैसे हो सकता है? फॉल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कंसर्न्ड है। फिर वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो हम यही देखते हैं ना कि कौन सी चीज क्यों हुई, किसके वजह से हुई और इसका क्या इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है। जैसे जो एग्जांपल मैंने लिया था, मेरा प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि एक प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है। तो प्रोडक्ट, हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्यों कम है, उसका इफेक्ट, प्रोडक्ट अगर एक लॉस मेकिंग है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? मेरे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घट जा रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम यही तो देखते हैं कि क्या वजह से क्या हो रहा है, कॉज क्या है, क्यों हो रहा है और उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है मेरे बिजनेस पे। ट्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, हम फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं। पास्ट ओरिएंटेड तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, तो फॉल्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू मैनेज कंपनी अकाउंट एंड इंप्रूव सेल्स। ये काम है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम तो है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, सेल्स इंप्रूव करना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले देखेंगे, भैया हमें मतलब नहीं है। फॉल्स। की सक्सेस फैक्टर ऑल्सो नोन एज कंपिटिटिव एम्फेसिस। कंपिटिटिव एम्फेसिस का मतलब होता है कि मैं किन एरियाज पे फोकस करूं कि मैं अपने कंपिटिटर से आगे निकल जाऊं। तो वही तो मेरे की सक्सेस फैक्टर्स है। मेरा गोल क्या है कि मेरे को अपने इंडस्ट्री में सबसे ऊपर जाना है। इंडस्ट्री में सबसे ऊपर कैसे जाऊंगा? अपने कंपिटिटर्स को बीट करके। तो कंपिटिटर्स को कैसे बीट कर सकता हूं? देखना पड़ेगा ना, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे मैं अपने कंपिटिटर से पीछे हूं, उसको ठीक करना है मेरे को। तो वही तो मेरे की सक्सेस फैक्टर्स है। अगर मैं उन एरियाज को ठीक कर लूं तो मैं ऑटोमेटिकली अपने कंपिटिटर से आगे निकल जाऊंगा। तो दे आर माई की सक्सेस फैक्टर्स। ट्रू। Benchmarking is the process of measuring the performance of a company's products, services or process against those of another business considered to be the best in the industry. बताया था मैंने बेंचमार्किंग का डेफिनेशन कि हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं और किसके हिसाब से सेट करते हैं?
जो इंडस्ट्री में बेस्ट है उनके हिसाब से करते हैं। ट्रू। In organizations, there are typically 3 levels of management: top level, middle level, first level. Very good, true. Management accounting concentrates on post-mortem analysis. Post-mortem किसका किया जाता है? Historical data का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो पोस्ट-मॉर्टम एनालिसिस जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। पोस्ट-मॉर्टम कब कर सकते हैं? हिस्टोरिकल डेटा का ही तो हो सकता है। फॉल्स। Management accounting is concerned with the adjustment in the value of assets and of profit in the light of changes in the price level. बताइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स के साथ कंसर्न्ड है? प्रॉफिट के साथ कंसर्न्ड है? नहीं, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। अगर हम नहीं, एक सेकंड, प्राइस भी तो बदल रहा है ना। अगर प्राइस बदल जाएगा तब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल में आ सकता है। क्या होगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स और प्रॉफिट इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। नहीं, फॉल्स ही होगा इसका आंसर, क्योंकि प्रॉफिट अगर बदल रहा है प्राइस के चेंज होने से तो ये सीवीपी एनालिसिस का पार्ट है, और सीवीपी एनालिसिस हम जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रॉफिट बदल रहा है उससे क्या लेना देना है? उसको तो मतलब है फ्यूचर से। तो ये सब जो भी है डेटा, ये सब तो पास्ट में हो रहा है। पास्ट डेटा से कोई मतलब नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्निशेस यूजफुल अकाउंटिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा लाके देता है मेरे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ट्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी सिस्टम पे तो बेस्ड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये किसी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। ट्रू। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, लिमिटेशन थोड़ी है, एडवांटेज है। हम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके का एडवांटेज है, लिमिटेशन तो है नहीं। ट्रू। फिर डीरेगुलेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम एन इंडस्ट्री, कमोडिटी एक्सेट्रा। मैंने बताया था डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन में। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी थी कि किसी को भी अगर इंडस्ट्री में आना है तो मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो सबको जब एबॉलिश कर दिया गया तो उसी को हम डीरेगुलेशन कहते हैं। ट्रू। देन लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दैट सीक्स टू रिड्यूस वेस्ट बाय इंप्लीमेंटिंग डैश प्रोडक्शन सिस्टम एंड फोकसिंग ऑन। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसे सोचता है कि हम वेस्ट को कम कर पाएंगे? जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट करके, बताया था मैंने ये भी, जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट करके, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। और फोकस किस पे करते हैं हम? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? अगर मेरे पास जो टेक्नोलॉजीज है वो इतनी एडवांस्ड है कि मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आया मैं तुरंत प्रोडक्शन करके दे दूंगा, तभी हम जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सपोज करिए ना आपकी मेरे पास एक ऐसी मशीनरी है जिसमें गुड्स बनाने में 6 महीना लगता है, तो अगर मेरे पास आज एक ऑर्डर आएगा तो मैं 6 महीने के बाद कस्टमर को दूंगा, तो क्या कस्टमर इतना वेट करेगा? नहीं करेगा वेट, वो तो चला जाएगा। तो मेरे पास एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए कि अगर मेरे पास आज ऑर्डर आए तो मैं जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करके दे सकूं। तो जस्ट इन टाइम तभी लग पाएगा जब आपके पास एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज होंगी। There has been a paradigm shift in the role of management accountant in the era of globalization. The focus shifted to, तो हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग में। पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या था? कॉस्ट निकालना, याद है? सबसे पहले तो यहीं से काम शुरू हुआ था कि कॉस्ट कंप्यूटेशन करना। फिर धीरे 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 वो इवॉल्व होके आपके स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग पे पहुंच गए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंश्योर्ड विद द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ, एंश्योर्ड का मतलब शुरुआत कहां से हुई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? कॉस्ट डिटर्मिनेशन से, कि हम अपने कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एनालिसिस टू सपोर्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ सक्सेसफुल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग से
हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अच्छी अच्छी। जो भी डेटा मेरे पास आएगा उससे मैं फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाला हूं, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाऊंगा, वही तो बनाते हैं हम। फॉर्मुलेशन ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज। Dash criteria are set of standards for companies' behavior used by socially conscious investors to screen potential investments. Potential investments को screen करने के लिए कंपनी किस क्राइटेरिया को फॉलो करती है? मैंने जब आप लोगों को रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी बताया था, तब ये पॉइंट कवर किया था। ESG क्राइटेरिया, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, हम कोई भी रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट बनाते समय। फाइनेंशियल डैश इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन दी लॉन्ग पीरियड। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आप FM में पढ़ेंगे ही। हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसे हमारे पास आते हैं, उन सबको अच्छे से यूज करना, ये सब कौन बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। The important objective of dash accounting is to organize the accumulated financial data into meaningful information. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही तो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा आपको मिले उससे आप एक इंफॉर्मेशन निकालिए। जैसे वहां पे हमने किया था, फाइनेंशियल डेटा, कॉस्ट डेटा मेरे को मिला तो मैंने एक इंफॉर्मेशन निकाला कि बावन, ये जो गुड डे बिस्किट है हमारा, वो लॉस मेकिंग है, उसे कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो लॉस मेकिंग है, यही तो इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने डेटा से निकाल लिया। तो ये चैप्टर को अब आपको घर में पढ़ लेना है, ये आपका पूरा होमवर्क रहेगा। तो ये चैप्टर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा आपने नहीं देखा है या आपको फर्स्ट टाइम देखा देखा लगेगा। सब कुछ यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। स्टेजेस अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंसेस आपको अच्छे से पढ़ना है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड एंड ट्रेडिशनल बिजनेस वर्ल्ड पढ़ लेना है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कल। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ऑल गुड, ठीक है। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking and revision. This is your sure path to pass.